नमस्कार दोस्तों, MKIT एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना टाइम ख़राब किए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अगली क्लास हमारी। कल हमने देखा था कि साइज़ के आधार पर जो हमने कंप्यूटर होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी और कल हमने सुपर कंप्यूटर तक पढ़ लिया था। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है भारत में सुपर कंप्यूटर। चलो दोस्तों आगे जानते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर क्या है, कैसे है, क्या है। परम सीरीज का निर्माण। भारत में जो सुपर कंप्यूटरों की जो सीरीज है उनमें एक महत्वपूर्ण सीरीज है परम, जिसका निर्माण सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया था। भारत में जो परम सीरीज के जो कंप्यूटर उनको सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। सीडेक द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। जो परम सीरीज का जो परम 8000 कंप्यूटर है वो सीडेक द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर जो सीडेक द्वारा विकसित किया गया था। उसी कड़ी में बात करें, हमारे जो दूसरी सुपर कंप्यूटर की हमारी सीरीज है उसमें उसका विकास है जो बारक मुंबई द्वारा किया गया, जहां बारक की फुल फॉर्म होगी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में, उसके द्वारा अनुपम सीरीज के कंप्यूटरों का विकास किया गया था। हाल ही में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम अनंत, जो हमारी परम अनंत सीरीज का जो सबसे आधुनिक सुविधा से लेस जो सुपर कंप्यूटर है उसको IIT गांधीनगर, जो हमारे IIT गांधीनगर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया था। भारत में जो अभी वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर परम सीरीज की जो आधुनिक सुविधाओं से लेस सुपर कंप्यूटर है उसको IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें फुगाकी का सबसे टॉप पर स्थान आता है, जो जापान देश द्वारा विकसित किया गया है। फुगाकी जापान अब तक का दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, और इसको आपको याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट मान के चलो, इस कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं। हमने एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण कर लिया, साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कर लिया। अब कंप्यूटर का जो वर्गीकरण हो उनके पर्पज़ के आधार पर, पर्पज़ के मतलब अर्थात उनके जो काम लेते हैं ना, उन काम के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, अर्थात उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पज, जिसमें पहला आता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर या जनरल पर्पज कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य से हमारा तात्पर्य जो मतलब सामान्य कार्यों के लिए जिन कंप्यूटर का यूज किया जाता है उन्हें सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटरों का उद्देश्य सामान्य कार्य जैसे हो गया पत्र लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटाबेस बनाना, डेटाबेस मैनेजमेंट करना इत्यादि, जो भी हमारे साधारण काम होते हैं जो हम हमारे द्वारा किए जाते हैं, जैसे हमारे घर में साधारण काम वगैरह हो गए, जो हमारे नॉर्मल ऑफिस में साधारण काम होते हैं, उन कामों को करने के लिए हम जिन कंप्यूटर का जिन कंप्यूटर को यूज में लेते हैं वो होते हैं सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। अब अगले आता है विशिष्ट उद्देश्य वाले विशिष्ट उद्देश्य या स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर से तात्पर्य है जो किसी स्पेशल वर्क के लिए बने हो, मतलब किसी स्पेशल काम को करने के लिए जो कंप्यूटर बने होते हैं उन्हें स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार, मतलब किसी एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे अब उनके उदाहरण की बात कर लें, जैसे ऐसे कंप्यूटर कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जहाँ हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर होता है, वहाँ पे फार्मिंग में, कृषि में, इंजीनियरिंग में और वैज्ञानिक रिसर्च इत्यादि में इन स्पेशल पर्पज का कंप्यूटर का उपयोग किया। जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, हमारे जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, और हमने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात की थी। तो हमने देखा था कि एनालॉग कंप्यूटरों को स्पेशल पर्पज कंप्यूटर भी कहा गया था, अर्थात विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर भी कहा था। विशिष्ट उद्देश्य, और ये हो गए सामान्य उद्देश्य। ये सामान्य उद्देश्य। अब जैसे हमारा एनालॉग और डिजिटल जो कंप्यूटर, अगर हम उनके उद्देश्य के आधार पर उनका वर्गीकरण करें तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर है वो तो आते हैं इसमें विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर में, और जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर वो आते हैं सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर। अब एनालॉग में विशिष्ट उद्देश्य से, जैसे आपको मैं उदाहरण देके बताऊं,
जैसे मान लो कोई कंप्यूटर जो सिर्फ मौसम के बारे में जानकारी देता, तो वो कंप्यूटर सिर्फ मौसम के बारे में जानकारी देगा, तो वो अब वो कंप्यूटर क्या है, वो हमारे मौसम के लिए स्पेशल कंप्यूटर हो गया, मतलब विशिष्ट कंप्यूटर हो गया हमारे मौसम के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला, अब कंप्यूटर का हमने प्रकार पढ़ लिया, अगली लाइन में हम चर्चा करते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर। अब दोस्तों कंप्यूटर का आकार पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले देखा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर, फिर हमने देखा साइज के आधार पर कंप्यूटर, और फिर हमने देखा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। अब अगला है जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब जैसे हम हमारे कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं वो कैसे पूरा होता है, कहाँ क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिक हमारे सामने इनपुट कैसे आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, कंप्यूटर में हमें जो भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर के लिए क्या इनपुट है, हमने इनपुट टाइप कर दिया। अब वो इनपुट कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में क्या लगा हुआ है, प्रोसेसर। सीपीयू में प्रोसेसर लगा, वो प्रोसेसर हमने जो डाटा दिया उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो डाटा कहाँ जाएगा, आगे। आगे वो क्या होगा, आउटपुट, और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, रिजल्ट। रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन या सूचना। रिजल्ट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन या सूचना पहुंचते हैं। और जो इंफॉर्मेशन हमें जो भी सूचना मिलती है वो कैसा डाटा है, वो प्रोसेस डाटा है। अब जैसे हमने कंप्यूटर में जो डाटा दिया था, हमने साधारण डाटा दिया था, वो डाटा प्रोसेस किया हुआ डाटा नहीं था। फिर वो डाटा कहाँ गया, सीपीयू में गया। सीपीयू से वो डाटा प्रोसेसर में गया, और प्रोसेसर से वो डाटा प्रोसेस हो गया। आउटपुट के रूप में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको प्रोसेस डाटा भी कहा जाए। प्रोसेस डाटा का मतलब वह जो डाटा प्रोसेस किया गया जो डाटा है, मतलब अर्थात उसमें वर्क करने के बाद में जो हमें आउटपुट के रूप में जो डाटा मिलता है उसे प्रोसेस डाटा कहा जाता है। अब डेटा से इनपुट में बात कर लें। अब डेटा के रूप में हम इनपुट में क्या प्रदान करते हैं, हम जो भी हमारा इनपुट है, जो डेटा से तात्पर्य क्या, एनी रो फैक्ट्स ऑफ फिगर, मतलब कोई भी संख्याओं से या काउंटिंग से संबंधित जो भी कोई भी फिगर है, जैसे 1 से 2 3 4 5 जो भी फिगर है, वो हमारे कंप्यूटर के लिए डेटा का कार्य करते हैं। जो हम रॉ मटेरियल में भी जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। टेक्स्ट डाटा, जिसमें किसी का नाम वगैरह आ गया, ABCD वगैरह जो भी हम लिखते हैं वो टेक्स्ट डाटा। ग्राफिक डाटा से तात्पर्य है जो फोटो वाले डाटा होते हैं। ऑडियो डाटा, वॉइस, जैसे गाने वगैरह हो गए। मल्टीमीडिया में वॉइस प्लस वीडियो। तो आज में वर्तमान में कंप्यूटर जो इन सभी प्रकार के डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अर्थात ये जो भी डेटा है ये हमारे कंप्यूटर के लिए किसका कार्य करते हैं, रॉ मटेरियल का कार्य करते हैं। और ये हमारे कंप्यूटर को क्या है, डेटा है। ये डेटा फिर हम जब इनपुट कराते हैं तो वो डेटा सीपीयू में जाता है। सीपीयू में प्रोसेसर लगा होता है, वो प्रोसेस उस डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट में जो हमें रिजल्ट प्रदान करता है, या जो हमें आउटपुट के रूप में जो सूचना प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेस डाटा या आउटपुट। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषता, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है स्पीड। एक कंप्यूटर जटिल गणनाओं को, जो हमारे वर्तमान में जो कंप्यूटर उसकी सबसे महत्वपूर्ण खूबी क्या है, स्पीड उसकी सबसे महत्वपूर्ण खूबी है। हम कंप्यूटर में कोई भी रिजल्ट प्रदान करते हैं वो उसको हमें तुरंत हल करके प्रदान करके, मतलब हल करके हमें उपलब्ध करा देता है, उसका आउटपुट हमें हल करके उपलब्ध करा देता है। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है जटिल से जटिल जो भी गणना है उनको उच्च गति के साथ पूर्ण कर सकता है, और उच्च गति के साथ साथ वो हमें 100% शुद्धता के साथ रिजल्ट प्रदान करता है। अब कंप्यूटर के बारे में जैसे बात कर लेते हैं, जैसे हमारा है माइक्रो कंप्यूटर हो गया, जो हमने पीछे पढ़ के है, माइक्रो भी पढ़ा है हमने, नैनो भी पढ़ा है। जो भी कंप्यूटर पढ़ा है उसमें जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो माइक्रो सेकंड में होती है। 10⁻⁶ सेकंड में वो हमें डेटा को प्रोसेस करके दे देता है। फिर आता है नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर की स्पीड होती है नैनो सेकंड में, जो 10⁻⁹ सेकंड के अंदर हमें रिजल्ट प्रदान कर देता है। फिर आता है हमारा क्वांटम कंप्यूटर, या क्वांटम कंप्यूटर जिसकी स्पीड होती है पिको सेकंड। पिको सेकंड जो 10⁻⁻12 सेकंड में हमें आउटपुट प्रदान कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता में है एक्यूरेसी या शुद्धता। हमारे जो कंप्यूटर की पहली विशेषता होगी स्पीड, उसके बाद में अगली विशेषता एक्यूरेसी या शुद्धता। कंप्यूटर गणनाओं को 100% शुद्धता, 100% या 100% शुद्धता के साथ पूर्ण कर सकता है। हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट देते हैं वो उस इनपुट के आधार पर हमें जो भी रिजल्ट देता है वो कंप्यूटर हमेशा 100% रिजल्ट देता है। अगर हमारे एरर रिजल्ट में कोई एरर आ रहा है तो वो कंप्यूटर की गलती नहीं है, क्योंकि वो गलती होती है डाटा इनसफिशिएंसी। अगर हमने कंप्यूटर में कोई गलत डेटा दे दिया या कंप्यूटर को अधूरा डाटा दिया है तो
उस रिजल्ट में गड़बड़ हो सकती है, वो कंप्यूटर की भूल ना होकर वो एक मानवीय भूल होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमें जो भी आउटपुट देता है वो हमेशा 100% शुद्धता के साथ प्रदान करता है। अगली विशेषता की ओर चलते हैं 3 नंबर पे, डिलीजेंसी अर्थात परिश्रमशीलता। एक कंप्यूटर लाखों संक्रियाओं से मतलब है लाखों काम बोल दो या वर्क बोल दो, संक्रिया, लाखों वर्क्स या निर्देश जो हम इसको ऑर्डर देते हैं को समान दक्षता अर्थात समान दक्षता व समान क्षमता के साथ पूर्ण कर सकता है। समान दक्षता या समान क्षमता से क्या तात्पर्य है, मतलब जितना टाइम वो 1 घंटा पहले किसी काम को करने में ले रहा था उतना टाइम वो 1 घंटे के बाद मिलेगा, और जितनी क्षमता कंप्यूटर की हमारी 1 घंटे पहले थी उतनी 1 घंटे बाद होगी, चाहे कंप्यूटर को हम लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक चलो। अगर हम सुबह रिजल्ट देने में कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट दे रहा था वही कंप्यूटर हमें रिजल्ट शाम को देगा, और जितना रिजल्ट हमें वो सुबह प्रदान करा था वही शाम को, जितनी क्षमता या जितनी स्पीड के साथ हमें कंप्यूटर जो रिजल्ट सुबह प्रदान करा था वही शाम को करते। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो परिश्रमशीलता, कंप्यूटर हमेशा कभी भी थकता नहीं है, अर्थात कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, इसे थकावट महसूस नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगली विशेषता की ओर चलते हैं। 4 नंबर पर है वर्सेटिलिटी अर्थात सार्वभौमिकता या बहुकौशलता। इससे तात्पर्य है कि एक कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान शुद्धता एवं क्षमता के साथ पूर्ण करने की क्षमता के साथ, समान या शुद्धता से पूर्ण करने की क्षमता के साथ पूर्ण करने की क्षमता से होता है। अर्थात इसका सीधा सा कहने का मतलब तात्पर्य है कि जो कंप्यूटर का रिजल्ट है वो सार्वभौमिक होता है, मतलब वर्ल्ड में कहाँ भी अगर वो सेम डाटा हम किसी भी कंप्यूटर में, वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं तो वो उसी शुद्धता और उसी क्षमता के साथ ही वो हमें आउटपुट देगा। अगर हम भारत में कोई हमारे कंप्यूटर में कोई डाटा दे रहे हैं, जो रिजल्ट हमें जिस स्पीड, जिस शुद्धता या जिस क्षमता के साथ हमारे भारत में प्राप्त होता है वही रिजल्ट किसी दूसरे कंप्यूटर की बात कर ले, किसी अन्य कंप्यूटर में बात कर ले, अमेरिका में भी वही रिजल्ट प्रदान हो गया था। इससे क्या तात्पर्य, कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसकी इस विशेषता को जो है वर्सेटिलिटी या बहुकौशलता अर्थात सार्वभौमिकता होनी चाहिए। सत्यनिष्ठता बोल दो उसको, जो मतलब सार्वभौमिकता या यूनिवर्सल विशेषता हो गई इसकी। अगली बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, अगली विशेषता है 5 नंबर पर विश्वसनीयता अर्थात रिलायबिलिटी, अर्थात ये रिलायबल होते हैं। साधारण भाषा में जैसे आप क्वेश्चन में देखा होता है कई बार 4 ऑप्शन दे देता, वो कंप्यूटर की विशेषताएं बता देता, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं थे। इस प्रकार कोई 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन अलग दे देगा तो वो गलत हो जाएगा, या फिर 3 विशेषताएं दे देगा और एक कोई अन्य दे देगा तो वो बोलेगा इनमें से भिन्न को छांटिए, विषम को छांटिए, ओड को छांटिए। अगली हमारी विशेषता की बात करते लेते हैं विश्वसनीयता। कंप्यूटर को विश्वसनीय कहा जाता है क्योंकि यह समान डेटा सेट पर, जैसे कि हमने पिछले विशेषता में बात की, मतलब समान डेटा सेट या समान इनपुट, सेम इनपुट पर हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रदान कर। कंसिस्टेंट रिजल्ट का मतलब हो गया सार्वभौमिक रिजल्ट या सेम रिजल्ट बोल दो उसको, सेम रिजल्ट ही प्रदान करता है सेम डेटा के ऊपर। अगर हम उस डाटा को बार बार भी इंटर कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर के रिजल्ट में कोई भी फेरबदल आने वाला नहीं है। अगली विशेषता की बात कर लेते हैं संग्रहण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी। एक कंप्यूटर की उच्च संग्रहण क्षमता होती है। पहले के ज़माने में देखा देते हैं कि हम कंप्यूटर की पहले की क्षमता आती थी केबी में, फिर धीरे धीरे वो एमबी में आई, एमबी के बाद में हम देखते धीरे धीरे वो जीबी में आ गई और फिर धीरे धीरे टीबी में आ गई, और आज भी आगे आगे बढ़ती जा रही है। और इस क्षमता के हम आगे मेमोरी की जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर इसको कंप्लीट तरीके से करेंगे। अर्थात एक कंप्यूटर है जो आजकल के कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता है वो हाई हो गई है, मतलब कंप्यूटर जो डेटा एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है उसको वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अगली विशेषता की ओर चलते हैं। तो उसमें अगली विशेषता है ऑटोमेशन अर्थात स्वचालन या ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक मशीन है जो निर्देशों के एक समूह पर कार्य करते हैं। जो किसके पर कार्य करते हैं, हम जो इसको डाटा इनपुट देते हैं उसके डाटा इनपुट के समूह पे कार्य करते हैं, तथा एक बार कमांड बता, हमने कंप्यूटर में एक बार जो डाटा इनपुट कर दिया उसके बाद में हमारा कोई काम नहीं होता है। जैसे हमने कंप्यूटर में कुछ भी ढूंढना, कुछ भी करना, हमने उसको एक बार टाइप करके छोड़ दिया, उसके बाद में हम उसको तो सिर्फ हम तो इंटर करके छोड़ते हैं। उसके बाद में जो भी कोई प्रोसेस करनी होती है वो सीधा डायरेक्ट कंप्यूटर करता है, अर्थात ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा होती है। प्रदान करने के बाद यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। जैसे साधारण भाषा में कंप्यूटर को हमने मान लिया हमें इंटरनेट पे कुछ खोजना है, हाँ, तो हम उस जो भी हमारी चीज़ हमको खोजनी है उससे रिलेटेड हमने टाइप कर दिया। उसके टाइप करने के बाद में हम तो सिर्फ उसको इंटर या कमांड प्रदान करते हैं। उसके बाद में हमारा जो भी रिजल्ट है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक जहाँ से भी सर्वर में जहाँ भी
वो उपलब्ध होगा, वो कंप्यूटर हमें ढूंढ कर देगा। तो उसमें क्या हमारा कोई हस्तक्षेप थोड़ी होता है, हमने तो एक बार कमांड प्रदान कर दी, उसके बाद में हमें रिजल्ट दिखाई देता है। अब कंप्यूटर की कुछ विशेषता हैं, तो उसके कंप्यूटर की कोई भी चीज़ की अगर कोई विशेषता होती है तो कोई किसी न किसी चीज़ की कोई कमी भी होती है। तो हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की कमी के बारे में। कंप्यूटर की कमी में बुद्धिमत्ता का नहीं होता, अर्थात जो वर्तमान में जो हमारे कंप्यूटर है वो उसमें बुद्धि नहीं है, अर्थात वो सोच नहीं सकते, वो जो जितना हमने बता दिया उतना ही काम करते हैं, अर्थात उनका IQ लेवल होता है वो 0 होता है, या संवेदनशीलता नहीं होती है, संवेदनहीन होते हैं। जो अगला 2 नंबर की इसकी है उसमें संवेदनशील नहीं होता, अर्थात जो वर्तमान में कंप्यूटर होते हैं वो हमारे संवेदनशील हैं और उनका IQ लेवल 0 है। अब जैसे हम कोई सोचें कंप्यूटर तो बहुत बुद्धिमान है, वो हमारी गलत धारणा। कंप्यूटर में बुद्धि लेवल या IQ लेवल बिल्कुल 0 होता है। हाँ, आने वाले समय में जो आज के टाइम में जो हमारे कंप्यूटरों के ऊपर जो वर्क चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में कंप्यूटरों में जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जो आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता है उसे डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने पिछले दिनों में इसका एक ताज़ा उदाहरण देखा था जिसका नाम है ChatGPT। ChatGPT क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, AI बेस्ड। जो हमारे जो आने वाले कंप्यूटर वो AI बेस्ड होगी, जो थोड़े संवेदनशील भी होंगे और उनमें सोचने समझने की भी क्षमता होगी। अर्थात आर्टिफिशियल पे जो आने वाले कंप्यूटर वो आर्टिफिशियल पे आने वाले हैं। जैसे कि कुछ हद तक इसकी जो ये बुद्धिमत्ता का नहीं होना, ये जो कमी है कंप्यूटर की, उसमें थोड़ा बहुत सुधार होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक बोलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंप्यूटर की पीढ़ी। अर्थात इनमें से जहाँ तक लगभग मोस्टली एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन इन कंप्यूटर की पीढ़ियों में से पूछ ही लेता है। और उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है, जैसे हमें पूछ लेगा जो हमारी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कब आए थे, तृतीय की थे, फोर्थ, जो भी कंप्यूटर के बारे में पीढ़ी के बारे में होगा कोई ना कोई सवाल पूछ ले। हमारे जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर है या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो सन 1945 से लेकर 1956 के बीच तक आए थे, वो किसके माध्यम पर काम करते हैं? आज के जो कंप्यूटर वो तो हमारे जो छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, चिप वगैरह के उन पे कार्य करते हैं। तो पुराने कंप्यूटर होते थे जो वैक्यूम ट्यूब पे कार्य करते हैं। और पुराने ज़माने में जो फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब पर जो कंप्यूटर होते थे उनको बड़े बड़े रूमों में स्टोर किया जाता, मतलब एक कमरे में एक कंप्यूटर होता था या एक कमरे में एक कंप्यूटर का CPU होता था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब पे काम करते थे। और फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे कंप्यूटर थे वो उनमें जो डेटा स्टोर करने की जो क्षमता होती थी वो क्या थी? वो मैग्नेटिक ड्रम के अंदर अपना डेटा स्टोर करते थे। ठीक है, और उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। जो अब हमारे वर्तमान में कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। और जो पुराने टाइम में जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थी उनको वो मशीन लैंग्वेज बेस्ड कंप्यूटर थे, जो मशीन लैंग्वेज थी उस पर आधारित थे। अब बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन, जो सन 1956 से लेकर 1963 के मध्य चली थी और जो ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब पे, फिर आ गए ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर पे जब कंप्यूटर आने के बाद में जो कंप्यूटर की हमारी जो स्टोरेज क्षमता थी, जो डेटा को स्टोर करने का जो माध्यम था वो किस में, मैग्नेटिक ड्रम से किस पे आ गया? मैग्नेटिक टेप पे और मैग्नेटिक डिस्क पे। जैसा कि हमने पहले पुराने टाइम में हमारे घर में जो देखा था, जो VCR वाली कैसेट आती थी, हमने देखा था कि या जो हमारे पुराने टाइम जो हमारे घर में जो म्यूजिक सुनने की जो कैसेट के आधार पर आते थे, जैसे हमने देखा था वो रील वाली, वो रील क्या थी? उसके दोनों तरफ मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन हुआ था और मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। और इनमें जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो मल्टी प्रोग्रामिंग और बैच प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते थे। और इनमें जो लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्टाना के ऊपर ये काम करते थे। अब बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो सन 1963 से 1971 के मध्य आए थे और ये किस पे कार्य करते थे? तब तक हमारे देश में विश्व में किसका आविष्कार हो चुका था? IC का, अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट या IC पर कार्य करते थे। और उनमें जो संग्रहण करने की जो क्षमता थी या जो संग्रहण यूनिट थी जो या स्टोरेज यूनिट थी उसकी वो किस पे थी? मैग्नेटिक कोर। और जो इनका और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा वो क्या था? रिमोट प्रोसेसिंग या टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कार्य करते थे। और जो इनमें जो भाषा थी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे बात कर ले पास्कल हो गई, बेसिक वगैरह, जो हाई लेवल लैंग्वेज थी उन पे कार्य करते थे। बात कर लेते हैं फोर्थ पीढ़ी की। फोर्थ पीढ़ी में हमारे कंप्यूटर आ गए थे जो सन 1971 से 1989 के मध्य चले थे, जो किस पे कार्य करते थे? VLSI। अब VLSI क्या, जिसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अर्थात VLSI पे कार्य करते हैं। जो VLSI इसके बाद स्टोरेज के लिए किसका यूज करने लगे थे? जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो लगभग धीरे धीरे जिसका आविष्कार हो गया था, जो सेमीकंडक्टर मेमोरी के ऊपर काम करते थे। इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क
और रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे कार्य करते थे, और जिनमें लैंग्वेज का यूज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे APL हो गई, SQL हो गई वगैरह। अब हमारी जो वर्तमान में हमारी जो पीढ़ी चल रही है, 5th पीढ़ी जो जनरेशन एट प्रेजेंट टाइम, जिसका आविष्कार सन 1989 से और वर्तमान डेट तक चल रहा है। हमारे जो वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं। उन कंप्यूटर के अंदर जो जो स्विचिंग टेक्निक है वो किस पे आधारित है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अर्थात साधारण शब्दों में कहते हैं ULSI पर कार्य करते हैं। और उनमें जो आज के जो हमारे कंप्यूटर उसमें स्टोरेज करने का डिवाइस क्या, हार्ड डिस्क पे कार्य करते हैं। हार्ड डिस्क पे किस पे काम करती है, वो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। और जो अब हमारे जो अब 5वीं पीढ़ी में जो अब कंप्यूटर आ रहे हैं वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने अभी पिछले जो कंप्यूटर की विशेषता थी उनमें बात की थी, आर्टिफिशियल या अर्थात AI, जैसे हमने उदाहरण लिया था ChatGPT का। ऐसी टेक्नोलॉजी पे बेस होंगे और जो इनकी लैंग्वेज होगी वो किप्स अर्थात नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम लैंग्वेज के ऊपर ये कार्य करेंगे। तो दोस्तों आपको मोटा मोटी इसमें याद रखना है कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब पे थे, सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर पे, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट पे, और जो 4th जनरेशन के थे वो VLSI, और 5th जनरेशन के कंप्यूटर VLSI पे। दोस्तों अब लगभग अब वर्तमान में जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनमें अब एग्जामिनर इनसे हटकर पहले के एग्जाम में क्या होता था, लगभग इन्हीं में से पूछा जाता, इनमें में से 5th जनरेशन कंप्यूटर किस पे आधारित है। अब दोस्तों इनमें से न होके वर्तमान टाइम में ज़्यादातर इन पे जोर दे रहा है, ये जो स्टोरेज है। तो आपको इसके साथ साथ खास तौर से इन दोनों को याद रखना, ये दोनों ही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक ये और एक ये जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी है इसकी किस पे बेस्ड है। ये दोनों स्टोरेज और स्विचिंग जो हमारी कंप्यूटर की फील्ड है उनमें ये याद होना ही चाहिए, इनमें से श्योर एक न एक कंक्लूजन आता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम अगली स्लाइड पर बात कर लेते हैं। चलो दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का हार्डवेयर, अर्थात हार्डवेयर से आपका क्या तात्पर्य, जिन जो हमारे कंप्यूटर में जिन वस्तुओं को हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं अर्थात जिनको छू सकते हैं, जो वस्तुएं हमें महसूस कर सकते हैं वो क्या होती हैं, हार्डवेयर होती है। अर्थात जो भी हमारे कंप्यूटर के आसपास जो सिस्टम पड़ा हुआ जो हम अपने हाथों से छू सकते हैं देख सकते हैं उनको वो हार्डवेयर कहा जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत उपलब्ध सभी भौतिक भागों अर्थात जो भी फिजिकल कंपोनेंट है, जो भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट है उनको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। साधारण भाषा में क्या है, जो भी हमारे सामने हमारे कंप्यूटर का रखा हुआ जो भी हम देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से वो उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत जो हमारा हार्डवेयर है मुख्यतः उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला हमारा हार्डवेयर होता है CPU। CPU के बाद में हमारे जो CPU के आसपास जो भी हमारे इनपुट डिवाइस हो गए, जैसे इनपुट डिवाइस में जैसे हमने कीबोर्ड हो गया, माउस वगैरह हो गया, लाइट पेन हो गया, जो भी है इनपुट डिवाइसेज वो भी हमारे लिए हार्डवेयर है। और जो आउटपुट डिवाइस है वो भी हमारे कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर है, जैसे आउटपुट में जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर वगैरह हो गया, प्रोजेक्टर हो गया या हमारे स्क्रीन हो गई, और मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। जो भी हम जैसे हमारे अत्यधिक मात्रा में डेटा तो उसको किस में जो हमारी आउटपुट के अंदर आजकल हमने हार्ड डिस्क का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो जो हमारी स्टोरेज यूनिट है वो हार्डवेयर में आती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हार्डवेयर से संबंधित हो गया। हार्डवेयर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है CPU, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और मेमोरी स्टोरेज यूनिट। और इनकी अब आगे धीरे धीरे इन सब की चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड है हमारी नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, अर्थात कंप्यूटर का डायग्राम कैसा, कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर की लगी होती है बाहर जो इनपुट यूनिट होती है, जो मतलब आगम युक्ति। हम कुछ भी इनपुट टाइप करते हैं वो इनपुट टाइप किस में जाएगा, CPU में। CPU में क्या क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात साधारण भाषा में कहे तो ALU, कंट्रोल यूनिट, CU, मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, और लास्ट में आ जाता है आउटपुट। अब हम जो भी इनपुट देते हैं वो
सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में जाने के बाद हमारे जो निर्देश होते हैं वो किस में लोड होते हैं, मेमोरी में लोड होते हैं। मेमोरी में लोड होने के बाद में वो जो सीपीयू है वो प्रोसेस होने के लिए एएलयू और सीयू में जाते हैं। सीयू एएलयू में वो डेटा प्रोसेस है और प्रोसेस होने के बाद सीयू उनको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के बाद में जो भी हमारा डेटा वो वापस जो हमारी मेमोरी में लोड होगा और मेमोरी में लोड होने के बाद वो हमारे आउटपुट के रूप में बाहर प्रदान होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको अपनी तैयारी के साथ साथ मेरे चैनल पे आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू।